मैं बावर्ची खाने में अपने लिए चाय बना रहा था कि अचानक कॉल बेल बजी। मैं समझा शायद आपसे मिलने के लिए कोई आया होगा। बहरहाल मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक निहायत खूबसूरत लड़की मौजूद थी। उसने आंखों पर सियाह चश्मा लगा रखा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं इमरान हूँ, तो मैंने कहा कि मैं इमरान नहीं, उनका बावर्ची सुलेमान हूँ। तो उसने खुश होते हुए कहा कि वो मुझसे ही मिलने के लिए आई है, उसका नाम सांची है। ये कहकर उसने आंखों से चश्मा उतार दिया। जैसे ही मेरी नजरें उसकी नजरों से टकराई, मुझे एक हल्का सा झटका लगा और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अपनी आंखों के जरिए मेरी आंखों के रास्ते मेरे दिल व दिमाग में उतरती जा रही हो। मेरी आंखें खुली हुई थी और मेरा जहन भी काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था कि मुझे उसके सिवा न कुछ समझ आ रहा था और न दिखाई दे रहा था। वो मेरी तारीफों में जमीन व आसमान के कलाबे मिला रही थी। उस वक्त मैं खुद को दुनिया का सबसे ज्यादा खुश नसीब इंसान समझ रहा था। एक हसीन तरीन और जवान लड़की मेरी तारीफ कर रही थी और मुझसे शादी करना चाहती थी। मैं खुश ना होता तो क्या करता। वो मुझसे आपके बारे में पता नहीं क्या क्या पूछती रही। फिर जब आप आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं यकलक नींद से बेदार हो गया हूँ। आप एक तो देर से आए थे और खासे थके मांदे दिखाई दे रहे थे। फिर भी उस लड़की की मौजूदगी से मैं परेशान हो रहा था कि मैं आपको उसके मुतालिक क्या बताऊंगा। आपने उस वक्त मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दी। मैंने बावर्ची खाने में आकर आपके लिए दूध गर्म किया और उसे गिलास में उंडेला तो उसने एक पुड़िया डाल दी। उस वक्त मैं चौंका था। मेरे जहन में शदीद हलचल हुई थी, मगर उसने एक बार फिर मेरी आंखों में झांकते हुए बड़े प्यार से मुझसे कहा कि उसने दूध में ख्वाब और दवा मिला दी है ताकि आप गहरी नींद सो जाए। हम रात भर बैठकर प्यार, मोहब्बत और मुस्तकबिल की बातें करेंगे। यकीन करें साहब, उस वक्त मेरे दिमाग में जलजला आया हुआ था। दिमाग कह रहा था कि मैं ख्वाब और मिला दूध आपको ना पिलाऊं, मगर दिल चीख चीख कर मिस सांची की बात मान लेने के लिए जोर दे रहा था। फिर मैं दूध आपके कमरे में छोड़ गया। जब मैं दोबारा मिस सांची के पास बावर्ची खाने में गया तो उस वक्त मेरे जैसे तमाम एहसास जाग उठे और मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। इससे पहले कि मिस सांची मुझसे कुछ कहती, मैं भागम भाग आपके कमरे में पहुंचा, लेकिन इतनी देर में आप दूध पी चुके थे। उस वक्त तो मेरे पसीने छूट गए जब मैंने आपको जोर जोर से हिलाया जुलाया और आपको आवाजें दी, मगर आपने आंखें न खोली। फिर मैंने आपके दिल की हरकत, नब्ज और आपका सांस चेक किया तो मुझे मालूम हुआ कि आपको वाकई ख्वाब आवर दवा दी गई है। दूध असर दवा ने फौरी तौर पर असर करके आपको नींद की वादियों में धकेल दिया था। मुझे मिस सांची की इस हरकत पर शदीद गुस्सा आया। इससे पहले कि मैं उसके पास जाकर उससे बात करता, मेरे सर पर अचानक कयामत टूट पड़ी। सुलेमान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, जब तुम जैसे लोग इस तरह की बेबाक जवान लड़कियों की जुल्म के असीर होने की कोशिश करते हैं तो उनके सरों पर इसी तरह कयामत टूटा करती है। शुक्र करो उसने तुम्हारे सर पर कुछ मारकर तुम्हें बेहोशी किया था, और ना वो मुझे दूध में जहर और तुम्हारे सर में गोली भी मार सकती थी। इसलिए मैंने तुम्हें सख्ती से कह रखा था कि मेरी गैर मौजूदगी में फ्लैट में किसी को ना आने दिया करो। इमरान ने तंजिया लहजे में कहा और सुलेमान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। इमरान ने उसे हिदायत दी और फिर लड़की का फोटो जेब में डालकर फ्लैट से निकल आया। अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर वो निहायत तेजी से दानिश मंजिल पहुंच गया। पोर्च में कार खड़ी करके वो जैसे ही ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक जीरो उसे देखकर एहतराम से उठकर खड़ा हो गया। क्या बात है इमरान साहब, बड़े संजीदा दिखाई दे रहे हैं। सलाम दुआ के बाद ब्लैक जीरो ने इमरान के चेहरे पर छाई हुई संजीदगी देखकर कहा, संजीदगी और मेरे चेहरे पर, अरे बाप रे, क्या कह रहे हो? इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। उसके इस तरह बौखलाने की अदाकारी देखकर ब्लैक जीरो मुस्कुरा दिया। जब आप ऑपरेशन रूम में दाखिल हुए थे तो आपके चेहरे पर हद दर्जे संजीदगी थी, मगर अब, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। अब क्या? इमरान ने जल्दी से पूछा। अब ठीक है, ब्लैक जीरो ने हंसकर जवाब दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अब ठीक है, वरना मैं तो परेशान हो गया था। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। परेशान हो गए थे? क्यों? ब्लैक जीरो ने हैरानी से कहा। यार तुमने खुद ही तो कहा था कि इमरान साहब बड़े संजीदा दिखाई दे रहे हैं। संजीदा होने का मतलब जानते हो? इमरान ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। संजीदा होने का मतलब? मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ब्लैक जीरो ने वाकई हैरत भरे लहजे में कहा। काले सिफरे के काले सिफर ही रहोगे, तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते। अरे बेवकूफ, संजीदा हमेशा मौनस होती है और दुनिया में सबसे ज्यादा संजीदा मुर्गी होती है, वो भी उस वक्त जब उसे अंडा देना होता है। इमरान ने बाकायदा ब्लैक जीरो के इल्म में इजाफा करते हुए कहा। ब्लैक जीरो इमरान की बात सुनकर बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। तुम हंस रहे हो? तुम्हें वाकई हंसना चाहिए क्योंकि तुम ब्लैक जीरो हो। अगर तुम मुर्गी होते, और इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तो ब्लैक जीरो की हंसी और ज्यादा तेज हो गई। अब इसी तरह हंसते ही रहोगे या कोई काम भी करोगे? तुम तो यूं हंस रहे हो जैसे हंसने की तुम हुकूमत से तनख्वाह लेते हो। इमरान ने मुंह बनाकर कहा। काम? कैसा काम? क्या कोई केस शुरू हो गया है? ब्लैक जीरो ने जल्दी से संजीदा होते हुए पूछा। हाँ, बहुत सीरियस केस है, जल्द से जल्द किसी लेबर रूम में पहुंच जाओ। ऐसा ना हो केस यहीं शुरू हो जाए और मैं तो मर्द
इमरान ने कहा। पहले तो ब्लैक जीरो हैरत से इमरान का मुंह तकता रहा, फिर जैसी ही बात उसकी समझ में आई वो एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। आपसे बातों में जीतना वाकई बहुत मुश्किल है, आप बात को कहां से कहां जा मिलाते हैं, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। मैं तो सबको कहीं ना कहीं मिला ही देता हूँ, मगर कोई मुझे जूलिया से नहीं मिलाता। न तुम परमिशन देते हो और न सफदर शहबाला बनने को तैयार होता है। इमरान ने एक सर्द आह भरकर कहा। चलिए आज मैं आपको परमिशन भी दे देता हूँ और सफदर को भी हुक्म दे देता हूँ कि वो जल्द से जल्द शहबाला बनने की तैयारी कर ले। एक्स2 का हुक्म मानने के लिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसी काम में लग जाएगा, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इमरान भी हंस पड़ा। उसने जेब से सांची नामी लड़की का फोटोग्राफ निकालकर ब्लैक जीरो को दे दिया। ये किसकी तस्वीर है, ब्लैक जीरो ने हैरत से कहा। अपनी आंखों का इलाज कराओ, ये एक लड़की की तस्वीर है, किसी मर्द की नहीं, इमरान ने कहा। ओ, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं पूछ रहा था ये कौन है और ये तस्वीर आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं, ब्लैक जीरो ने जल्दी से कहा। इसे अपने लिए पसंद कर लो और अपने डैडी से कहकर इससे निकाह कर लो, इमरान ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। और ब्लैक जीरो शर्मिंदा होकर रह गया। उसे अपने अहमकाना सवाल का एहसास हो गया था। ओ, शायद ये कोई मुजरिमा है, ब्लैक जीरो ने जल्दी से कहा। नहीं, ये मेरी दादी की सास है। क्या हो गया है ब्लैक जीरो तुम्हें, क्यों अहमकाना सवाल कर रहे हो, इमरान ने चिल्ला कर कहा। फिर उसने ब्लैक जीरो को सारी बात बता दी। ओ, मगर ये कैसे मुमकिन है, आप तो इंतहाई होशियार नींद सोने के आदी हैं। अगर आपको किसी दवा से या गैस से बेहोश कर दिया जाए तब भी आपका जहन बेदार रहता है और आपको जहनी वर्जिशों की वजह से ये भी पता चल जाता है कि आप अपनी नींद सोए हैं या आपको मसनूई नींद सुलाया गया है। फिर आप जब सुबह जागे तो आपको एहसास क्यों नहीं हुआ कि आपको रात को ख्वाब अवर दवा दी गई थी, ब्लैक जीरो ने हैरतजदा लहजे में कहा। इसी बात पर मैं भी हैरान हूँ, वाकई दूध में ना मुझे किसी दवा का जायका महसूस हुआ था और न ही सुबह जागने पर मेरे जहन पर कोई दबाव था। मुझे तो यही महसूस हो रहा था कि मैं अपने मामूल की नींद सोया और जागा हूँ। शायद मुझे कोई नई और खास दवा दी गई थी जिसके बारे में मैं नहीं जानता। वो दवा शायद बेबू और बेजायका थी और उसमें ऐसे असरात थे जिससे न जहन पर कोई दबाव पड़ता था, न ही ये एहसास होता है कि उससे किसी किस्म की खुमारी आ रही है। बहरहाल ये जो कोई भी है उसका दाव चल गया है। इस वक्त 3 अहम फाइलें उस लड़की के पास है जो हर सूरत में वापस हासिल करनी है। सेफ में मौजूद ऑटोमेटिक कैमरे ने उसकी तस्वीर उतार ली थी। उसकी तुम कॉपियां करके इमरान को दे दो और उन्हें हिदायत दे दो कि वो उसे तलाश करे। इसके अलावा तमाम कुरियर सर्विसेज और गैर मुमालिक जाने वाली डाक की खास तौर पर पड़ताल कराओ। उन फाइलों का दुश्मन मुल्क में जाना हमें बहुत बड़े खतरे से दो चार कर सकता है, इमरान संजीदगी से कहता चला गया। एक फाइल का तो मुझे पता है कि वो आपके पास ही रहती है, मगर दूसरी 2 फाइलें उनकी आपके पास मौजूदगी मेरी समझ में नहीं आई, ब्लैक जीरो ने कहा। वो मुल्की दिफाई राजों की अहम फाइलें थी। सर सुल्तान ने खास तौर पर उन्हें मुताले के लिए महकमा दिफा से मंगवाकर मुझे दी थी, इमरान ने जवाब दिया। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया और गौर से लड़की की तस्वीर देखने लगा। फिर अचानक वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। ग्रीन रोज, ओ इमरान साहब, इसके कानों में ग्रीन रोज टॉप्स हैं, ब्लैक जीरो ने चौंकते हुए कहा। ग्रीन रोज टॉप्स, क्या मतलब, क्या ये किसी मखसूस कंपनी का निशान है, इमरान ने हैरान होते हुए कहा। कंपनी का नहीं, ये सिल्वर बार का मखसूस निशान है। मैं इस निशान को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये देखिए, इन टॉप्स पर एसपी लिखा हुआ है। जब दानिश मंजिल में मुझे कोई काम नहीं होता तो मैं कभी कभार जिस्मानी वर्जिश के लिए देर जमीन दुनिया में चला जाता हूँ। इससे एक तो मेरी ट्रेनिंग हो जाती है और मुझे हाथ पैर खोलने का मौका भी मिल जाता है। मैं मेकअप करके जाता हूँ ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। जेर जमीन के तमाम गुंडों में आजकल ब्लैक किंग का जोर शोर से डंका बज रहा है। इंतहाई तेज और खौफनाक लड़का जिसने बड़े बड़े शहजोर और खतरनाक गुंडों का नाक का बंद कर रखा है। मैं अब तक बेशुमार नामवर और मुंहजोर गुंडों के हाथ पैर तोड़कर उन्हें अस्पताल पहुंचा चुका हूं। जेर जमीन दुनिया में मेरी चूंकि काफी वाकियत हो चुकी है, इसलिए मुझे सिल्वर बार के बारे में खासी मालूमात हासिल है। सिल्वर बार शहर का सबसे बड़ा जुआ खाना समझा जाता है। ये जुआ खाना शहर के मशहूर गुंडे मास्टर का है। मास्टर जेर जमीन दुनिया की नाक समझा जाता है। आज तक कोई उसे शिकस्त नहीं दे सका। उसका नाम सुनकर बड़े बड़े शहजोर गुंडों के आसाब मफलूज हो जाते हैं। मैंने 1-2 बार वहाँ हंगामा आराई करने की कोशिश की, मगर वो किसी भी तरह मेरे सामने नहीं आया। इस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता था, मगर आप तो तनिश मंजिल आने का रास्ता ही भूल गए थे, ब्लैक जीरो कहता चला गया। क्या नाम बताया तुमने उस शहजोर गुंडे का, इमरान ने सोचते हुए कहा। नाम तो उसका कुछ और होगा, मगर सब उसे मास्टर कहते हैं, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि ग्रीन रोज और उस पर लिखे हुए एसबी के लफ्ज सिल्वर बार की मखसूस निशानी है, इमरान ने होठ चबाते हुए पूछा। मैंने सिल्वर बार में मर्दों के कॉलरों पर ऐसे फूल और वहाँ आने जाने वाली औरतों के कानों में इसी किस्म के टॉप्स खुद देखे हैं, ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। गुड, अब जल्दी से अलमारी से मेकअप बॉक्स निकाल लाओ और मेरा ब्लैक मास्टर का मेकअप कर दो। आज ब्लैक किंग बनकर
सिल्वर बार में जाऊंगा। न सिर्फ आज मैं मास्टर का कांटा हमेशा के लिए निकाल दूंगा, बल्कि उस सांची को भी उस बार से खींच निकालूंगा, इमरान ने कहा। इमरान की बात सुनकर ब्लैक जीरो ने सर हिलाया और दूसरे कमरे में चला गया। चंद ही लम्हों बाद वो मेकअप बॉक्स ले आया और फिर उसने इमरान के चेहरे पर ब्लैक किंग का मेकअप करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद इमरान ने आईने में अपना चेहरा देखा और फिर ब्लैक जीरो की महारत की दाद दिए बगैर न रह सका। उसने वाकई उसका चेहरा एक निहायत खतरनाक गुंडे का बना दिया था, जिसका तमाम चेहरा जख्मों से भरा हुआ था, जो उसे बेहद शफाक बना रहे थे। आंखें यूं सुर्ख हो रही थी जैसे उनमें खून भरा हुआ हो। फिर ब्लैक जीरो ने इमरान को ब्लैक किंग का मखसूस लिबास पहनने के लिए दे दिया। इमरान दूसरे कमरे में जाकर लिबास बदल कर आया तो वो मुकम्मल तौर पर एक इंतहाई हच्छट, शफाक और बेरहम गुंडा दिखाई दे रहा था। अच्छा, तो यह है ब्लैक किंग जिसने जेर जमीन की दुनिया में तहलका मचा रखा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जवाब में ब्लैक जीरो ने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया। क्या मैं आपके साथ चलूं? ब्लैक जीरो ने पूछा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम डाक सर्विस, कुरियर्स और उन तमाम रास्तों की चेकिंग कराओ जहां से फाइलों का बाहर निकलने का अंदेशा हो। मैं सांची को संभालता हूँ, इमरान ने कहा और दानिश मंजिल से बाहर आ गया। अपनी स्पोर्ट्स कार उसने वहीं छोड़ दी थी। मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वो एक बड़ी सड़क पर आ गया और तेजी से टैक्सी स्टैंड की जानिब बढ़ता चला गया। लोगों की नजर जब उसके खौफनाक चेहरे पर पड़ती तो वो खौफजदा होकर इधर उधर हो जाते। इमरान ने एक टैक्सी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। सिल्वर बार चलो, इमरान ने टैक्सी ड्राइवर से मुखातिब होकर बड़े कड़क लहजे में कहा। जी साहब, ड्राइवर ने सहमे हुए लहजे में कहा और उसने टैक्सी एक झटके से आगे बढ़ा दी। तकरीबन 1 घंटे के बाद उसने टैक्सी सिल्वर बार के पार्किंग में ले जाकर रोक दी। इमरान ने जेब से बड़ी मालियत का नोट निकालकर उसकी तरफ उछाल दिया और लापरवाही से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और फिर तेज तेज चलता हुआ सिल्वर बार की तरफ बढ़ता चला गया। सिल्वर बार के दरवाजे पर एक बदमाश दरबान के रूप में खड़ा था। इमरान के खौफनाक चेहरे पर नजर पड़ते ही वो बौखला गया। इमरान उसकी तरफ देखे बगैर बड़ी बेपरवाही से बाहर का दरवाजा धकेलकर अंदर चला गया। बार के वसी व अरीज हॉल में इस वक्त रौनक पूरे उरूज पर थी। शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी गुंडे वहाँ मौजूद थे। उनके आगे शराब की बोतलें रखी हुई थी, जाम छलक रहे थे और हॉल मंशियात की गलीज बू से भरा हुआ था। नीम उरिया नौजवान लड़कियां उन्हें सर्विस दे रही थी, जिनसे वो छेड़खानियां करते हुए बेहंगम अंदाज में हंस रहे थे। इमरान को हॉल में दाखिल होते देखकर गुंडे चौंक कर उसकी जानिब देखने लगे थे। ब्लैक जीरो ब्लैक किंग के रूप में वहां चूंकि 1-2 बार हंगामा अर्राई कर चुका था, इसलिए वो सब उसे पहचानते थे। उनमें कई गुंडे तो सहम गए थे और कई गुंडों के चेहरों पर शदीद गुस्सा उभर आया था। इमरान ने वहां मौजूद अक्सर गुंडों के कॉलरों पर ग्रीन रोज का मखसूस निशान देख लिया था। सर्विस देने वाली लड़कियों के कानों में भी सब्ज रंग के टॉप्स थे, जैसे तस्वीर में उसमें सांची के कानों में नजर आ रहे थे। इमरान पुरख्याल अंदाज में सर हिलाता हुआ हॉल पर तायराना नजर डालता हुआ सीधा काउंटर की जानिब बढ़ता चला गया। तुम फिर आ गए, काउंटरमैन ने करीब आने पर उसकी जानिब खूंखार नजरों से देखते हुए कहा। क्यों, मेरे यहाँ आने पर पाबंदी है क्या? इमरान ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए गुर्रा कर कहा। क्यों आए हो? काउंटरमैन ने लफ्जों को चबाते हुए कहा। मास्टर कहाँ है? मुझे मास्टर से मिलना है, इमरान ने बड़े दबंग लहजे में कहा। मास्टर? अभी मिलवाता हूँ तुम्हें मास्टर से, काउंटरमैन ने हलक के बल गुर्राते हुए कहा। उसने हॉल में मौजूद चंद गुंडों को इशारा किया जो मशीन करने लिए इधर उधर घूम रहे थे। काउंटरमैन का इशारा पाकर वो तीर की तरह इमरान के पास आ गए और उन्होंने गनों का रुख इमरान की जानिब कर दिया। इमरान के लबों पर यकलक इंतहाई पुरइसरार और सफाकाना मुस्कुराहट उभर आई। काफिरिस्तान का एक मुसाफिर बरदार तैयारा अपने रूट से हटकर पाकिस्तानी हुदूद में आ निकला था, जिसे पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंगी तैयारों ने आन वहद में अपने घेरे में ले लिया था। मुसाफिर बरदार तैयारे के पायलट से राब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी, लेकिन शायद जहाज का वायरलेस सिस्टम खराब हो चुका था या फिर जानबूझकर उसका पायलट कॉल रिसीव न कर रहा था। कंट्रोल रूम से बार बार काफिरिस्तानी तैयारे को वायरलेस कॉल दी जा रही थी कि वो अपने तैयारे का रुख काफिरिस्तान की जानिब मोड़े, मगर तैयारा पाकिस्तानी समंदर के फराक सीने पर निहायत नीची परवाज कर रहा था। जंगी तैयारों के पायलट काफिरिस्तानी तैयारे के करीब जाकर तैयारे के पायलट को इशारों से वायरलेस पर बात करने के लिए कह रहे थे, मगर पायलट उनकी जानिब देख ही नहीं रहा था। पायलट और उसके मुआविन इस अंदाज में अपने तैयारे को कंट्रोल किए हुए थे जैसे वो नॉर्मल परवाज पर हों और उन्हें रूट की तब्दीली और जंगी तैयारों के घिराव का इल्म ही ना हो। हेलो हेलो कंट्रोल टावर, मैं S1 तैयारे का पायलट कैप्टन हुसैनी बोल रहा हूँ। हेलो हेलो ओवर। एक जंगी तैयारे के पायलट ने वायरलेस कंट्रोल रूम में कॉल करते हुए तेज तेज लहजे में कहा। यस कैप्टन, बेस कमांडर अटेंडिंग यू, क्या रिपोर्ट है? काफिरिस्तानी तैयारे का पायलट हमारी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा? ओवर। दूसरी तरफ से नेवी बेस कमांडर की चीखती हुई आवाज सुनाई दी।
सर हम भी उन्हें बार बार कॉल कर रहे हैं मगर पायलट और उसके माविन हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है जैसे वो इस बात से कतई बेखबर हों कि वो पाकिस्तान की हुदूद में हैं और हमने उन्हें घेर रखा है। ओवर। पायलट हुसैनी ने जवाब देते हुए कहा, ओ ये कैसे मुमकिन है, क्या वो नशे में है? ओवर। बेस कमांडर ने कहा, यस सर ऐसा ही मालूम होता है। हमने उन्हें नजदीक से चेक किया है मगर उनके चेहरों पर मामूल के तासुरात हैं जैसे वो अपनी ही हुदूद में हो। ओवर। पायलट हुसैनी ने कहा, वेरी स्ट्रेंज, ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या ये लोग पागल हैं या अंधे हो चुके हैं जो उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो फिजाई हुदूद के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? ओवर। बेस कमांडर की हैरतज़दा आवाज उभरी, सर ये मुसाफिर बरदार इंटरनेशनल जंबो जेट तैयारा है, इसमें लामहला मुल्की और गैर मुल्की अफराद सवार होंगे। जहाज जिस कदर नीचे प्रवास कर रहा है और पायलट और उसके माविनीन का इत्मीनान इस बात को रद्द करता है कि इस तैयारे को हाईजैक किया जा रहा है। अगर इजाजत हो तो हम जहाज के इर्द गिर्द फायरिंग करके पायलटों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करें। ओवर। पायलट हुसैनी ने तहम्मुल मिजाजी से पूछा, कोशिश कर देखो, अगर वो मुतवज्जे हो तो उन्हें वायरलेस पर लाने की कोशिश करो और उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान की हुदूद से निकल जाने के लिए कहो। ओवर। बेस कमांडर ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, राइट सर। ओवर। पायलट हुसैनी ने कहा और बटन दबाकर वायरलेस ऑफ कर दिया। फिर उसने काफिरिस्तानी तैयारे के गिर्द मौजूद दूसरे 3 जंगी तैयारों के पायलटों से राब्ता मिलाया और उन्हें बेस कमांडर की हिदायत देने लगा। दूसरे ही लम्हे जंगी तैयारे गूंजदार आवाजों के साथ काफिरिस्तानी तैयारे के इर्द गिर्द चकराने लगे और तैयारे के इर्द गिर्द फायरिंग करने लगे, लेकिन तैयारे का पायलट और उसके साथी बदस्तूर इत्मीनान भरे अंदाज में बैठे रहे। उनके अंदाज से लग ही नहीं रहा था कि वो इन जंगी तैयारों या जंगी तैयारों से होने वाली फायरिंग देख रहे हों। हैरत अंगेज, ये तो वाकई नशे में मालूम होते हैं या फिर शायद वाकई ये अंधे हो गए हैं। पायलट हुसैनी ने हैरत के आलम में बड़बड़ाते हुए कहा, उसने जहाज के सामने वाले हिस्से की तरफ फायरिंग की। आग की सुर्ख गोलियां काफिरिस्तानी तैयारे के सामने से लकीरें बनाती हुई निकलती चली गई, मगर काफिरिस्तानी तैयारे का पायलट और उसके साथी उसी सुकून और लापरवाही से बैठे रहे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। इस वक्त तैयारा पाकिस्तान के एक जजीरे क्राउड के ऊपर से गुजर रहा था। इन लोगों के इरादे खतरनाक मालूम होते हैं। मुझे बेस कमांडर से इस तैयारे को हिट करने के अहकामात ले लेना चाहिए। पायलट हुसैनी ने बड़बड़ाते हुए हैरत के आलम में कहा और फिर वो ट्रांसमीटर से कंट्रोल रूम में राब्ता करने ही लगा था कि उसी वक्त उसने काफिरिस्तानी तैयारे के पायलट और उसके साथियों के चेहरों पर बौखलाहट नाचते देखी। उसी लम्हे उनके तैयारे को जोरदार से झटके लगने लगे। दूसरे ही लम्हे काफिरिस्तानी तैयारे का रुख नीचे की जानिब हो गया और फिर वो नोक के बल निहायत तेजी से नीचे जाने लगा। ये देखकर पायलट हुसैनी के चेहरे पर उलझन और परेशानी उभर आई। काफिरिस्तानी तैयारा निहायत तेजी से नीचे गिरता जा रहा था। नीचे जजीरा क्राउड की संगलग चट्टानें फैली हुई थी। जहाज इंतहाई तेज रफ्तारी से नीचे जा रहा था जैसे वो नोक के बल पूरी रफ्तार से उन चट्टानों से जा टकराएगा। जहाज को इस तरह नीचे गिरते देखकर पाकिस्तानी जंगी तैयारों के पायलटों की आंखें फट पड़ी थी और फिर अचानक काफिरिस्तानी तैयारा पूरी कुव्वत से जजीरा क्राउड की संगलग चट्टानों से जा टकराया। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ यकलक एक खौफनाक और कान पार देने वाला धमाका हुआ और काफिरिस्तानी तैयारा चट्टानों से टकराकर ताकतवर बम की तरह फट पड़ा। आग और जहाज के टुकड़े फैलकर आसमान की जानिब बुलंद होते नजर आए। आग का तूफान इस तेजी से ऊपर उठा था कि जंगी तैयारों के पायलटों ने निहायत तेजी और निहायत खतरनाक अंदाज में अपने तैयारों के रुख मोड़ लिए थे, वरना आग और जहाज के टुकड़ों से उनके तैयारे भी फिजा में पड़ सकते थे। वो निहायत तेजी से अपने तैयारों को आग के तूफान से निकाल कर ले गए थे। तैयारी की खौफनाक तबाही की खबर पायलट हुसैनी ने बेस कमांडर को दे दी, जिसे उस खबर पर यकीन ही नहीं आया। ओ, इसका मतलब है काफिरिस्तानी तैयारे में कोई नुक्स था, इसीलिए उनसे हमारा वायरलेस पर राब्ता नहीं हो रहा था। बहरहाल तुम सब वापस आ जाओ, मैं जजीरे पर नेवी फोर्स भेज रहा हूँ। तैयारे का मलबा और मुसाफिरों की लाशों के टुकड़ों को वही तलाश करेंगे। बेस कमांडर ने परेशानी के आलम में कहा और पायलट हुसैनी ने ओके कहकर राब्ता मुनक़ते कर दिया। वो जंगी तैयारों को उसी वक्त वापस ले गए। कुछ देर बाद जजीरा क्राउड पर नेवी फोर्स आ गई, जिसका कमांडिंग ऑफिसर ताहिर जावेद था। जजीरा क्राउड में हर तरफ काफिरिस्तानी तैयारे के टुकड़े फैले हुए थे। इंसानी लाशों और उनके जले हुए टुकड़े वहाँ होलनाक मंजर पेश कर रहे थे। कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बचा था। जाहिर है इतनी ऊंचाई से तैयारे के गिरने और उसके होलनाक धमाके से फटने से कोई कैसे बच सकता था। जहाज के टुकड़े बुरी तरह से जल रहे थे। हर तरफ से धुआं उठ रहा था। कमांडिंग ऑफिसर ताहिर जावेद का चेहरा सुता हुआ था। वो चारों तरफ आग के टुकड़ों और कटी पटी लाशों को देखकर फोर्स को हिदायत दे रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चट्टान पर पड़ी हुई सिया रंग की एक अजीब सी मूर्ति पर पड़ी। वो चौंक पड़ा और तेजी से उस तरफ पड़ने लगा। वो सिया चमकदार शीशे की बनी हुई एक छोटी सी मूर्ति थी, जिसका सिया जिस्म धूप में चमक रहा था। मूर्ति के हाथ पांव, सर और बकायदा चेहरा बना हुआ था।
मूर्ति के सर पर शीशे का बना हुआ एक खूबसूरत ताज भी था। उसकी आंखें बंद थी। इसके बावजूद मूर्ति में इस कदर अजीब सी कशिश थी जिसे देखकर कोई भी आदमी मबूवत होकर रह जाता। 7-8 इंच की सिया मूर्ति पर नजर पड़ते ही कमांडर ताहिर जावेद उसकी जानिब यूं खींचा जा रहा था जैसे लोहा मैग्नेटिस की जानिब खींचा चला जाता है। सिया मूर्ति के करीब जाकर वो चंद लम्हे गौर से उसे देखता रहा, फिर उसने झुककर उसे उठा लिया। उसी लम्हे काफिरिस्तानी तैयारी के जलते हुए टुकड़ों में एक जोरदार धमाका हुआ और लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा उड़ता हुआ कमांडर ऑफिसर ताहिर जावेद की एन पेशानी से आ टकराया। ताहिर जावेद के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। वो गिरते गिरते बमुश्किल संभला था। उसकी पेशानी पर जख्म आ गया था जहाँ से खून निकल आया था। खून उसकी पेशानी से होता हुआ चेहरे पर आया और कतरों की सूरत में उसके हाथ में मौजूद सिया शीशे की मूर्ति पर टपकने लगा। कमांडर ताहिर जावेद ने जल्दी से जेब से रुमाल निकालकर अपनी पेशानी पर रख लिया। सर आप खैरियत से तो हैं? ओ, आपके माथे से तो खून निकल रहा है। फोर्स के एक नौजवान ने लोहे के टुकड़े को कमांडर ताहिर जावेद के सर पर लगते देखकर तीर की तरह उसके करीब आते हुए परेशानी के आलम में कहा, मैं ठीक हूँ, मामूली सा जख्म है, तुम अपना काम करो। कमांडर ताहिर जावेद ने रुमाल से पेशानी का खून साफ करते हुए कहा और जवान सर हिलाते हुए वापस मुड़ गया। उसी लम्हे कमांडर ताहिर जावेद का वो हाथ चलने लगा जिसमें उसने सिया मूर्ति को पकड़ रखा था। उसने बौखलाकर मूर्ति की जानिब देखा, फिर उसकी आंखें मारे हैरत से फैलती चली गई। सिया मूर्ति का रंग सुर्ख होता जा रहा था। साथ ही कमांडर ताहिर जावेद को यूं महसूस होने लगा जैसे उसने जलता हुआ अंगारा हाथ में पकड़ रखा हो। उसने बौखलाकर मूर्ति को छोड़ दिया। वो ऐसी चट्टान पर खड़ा था जिसके दूसरी तरफ खाई थी। मूर्ति चट्टान पर गिरकर यूं उछली जैसे रबड़ की बनी हुई हो, फिर वो कमांडर ताहिर जावेद के सर से होती हुई नशीब की तरफ गिरती चली गई। वो किसी रबड़ की बनी हुई गेंद की तरह उछलती हुई नीचे जा रही थी। कमांडर ताहिर जावेद उसे गिरते देखकर ओ ओ करता रह गया। मूर्ति खाई में गिरकर किसी चट्टान की ओट में गायब हो गई। खाई का नशीब बिल्कुल सपाट था। उस तरफ किसी रस्सी या सीढ़ी के बगैर नहीं उतरा जा सकता था। मूर्ति के इस तरह गिरने और उसे चट्टानों के पीछे गायब होते देखकर कमांडर ताहिर जावेद न जाने क्यों परेशान सा हो गया। उसका दिल चाह रहा था कि वो रस्सी की मदद से खाई में उतरे और उस मूर्ति को ढूंढकर निकाल लाए, मगर उसने सर झटका और वापस मुड़ने ही लगा था कि उसके उकब में एक सिया साया सा लहराया। दूसरे ही लम्हे खच की आवाज बुलंद हुई और ताहिर जावेद की गर्दन यूं कटती चली गई जैसे तार से साबुन कट जाता है। उसका सर कटकर दूर जा गिरा था और बेसर का धड़ चट्टान पर खड़ा बुरी तरह हाथ पांव मारने लगा और फिर वो उलटकर खाई में गिरता चला गया जहाँ सिया मूर्ति गिरी थी। बॉस की बात सुनकर फूलवती को गुस्सा तो बहुत आया था। बॉस ने इमरान के मुतालिक उससे जो कुछ कहा था उससे फूलवती का दिल चाह रहा था कि वो अभी जाए और जाकर उस इमरान को अपनी साहिराना ताकतों से अपना गुलाम बना ले और बॉस पर साबित कर दे कि वो जो कुछ कहती है वो करके भी दिखाती है। लेकिन बॉस ने उसे चूंकि सख्ती से मना कर दिया था कि वो अब इमरान को बिल्कुल भूल जाए, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। बॉस का हुक्म बहरहाल उसे मानना ही था क्योंकि वो उसी के तवज्जुह से ही इस वक्त सुपर फॉरेन सीक्रेट एजेंट बनी थी। सीक्रेट सर्विस की मेंबर या फॉरेन सीक्रेट सर्विस एजेंट बनने के लिए उसे बड़ी तगवदू करना पड़ी थी और अब वो बॉस की जाती कोशिशों से इस ओहदे तक पहुंची गई थी, इसलिए वो उसे नाराज करके इस ओहदे को गंवाना नहीं चाहती थी। और फिर बॉस ने उसे हुकूमत से इनाम दिलवाने का वादा भी किया था, इसलिए वो बॉस से उलझना या उसके हुक्म के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। फूलवती उसका असली नाम था, उसे इसी नाम से ही जाना पहचाना जाता था। वो सिल्वर बार की बाकायदा मेंबर थी और उसने अपने रहने के लिए एक महंगे प्लाजा में रिहायशी फ्लैट ले रखा था जहां वो अकेली रहती थी। अगर कोई मिशन होता तो बॉस बाकायदा उसे कॉल करके बार में बुलवा लेता और उस मिशन के लिए फूलवती अपनी पूरी सलाहियतों को बरवे कार लाकर निहायत तेजी से मुतहरिक हो जाती और उस वक्त तक चैन से न बैठती जब तक वो अपना मिशन मुकम्मल न कर लेती। वो चूंकि हसीन थी और फ्लैट में अकेली रहती थी, इसलिए अपना काम निकालने के लिए उसने बड़ी बड़ी अहम शख्सियत को अपने हुस्न के जाल में जकड़ रखा था। उन लोगों का उसके फ्लैट में आना जाना लगा रहता था। फूलवती ने अपनी मावराई कुव्वतों से उनके जहनों को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर रखा था, जिनसे वो अपने मतलब के काम लेती और राज उगलवाती रहती थी। संबाला के जंगलों में वो जाशाल की कई बरस तक खास कनीज बनकर रही थी। वो जाशाल के इंतहाई करीब रहती थी, जिसकी वजह से जाशाल ने उसे खास तौर पर बड़ी तवज्जो और मेहनत से चंद सिविली उलूम सिखा दिए थे। वो हमेशा के लिए जाशाल की कनीज बनकर रहना चाहती थी और उससे बहुत कुछ सीखना चाहती थी, लेकिन जाशाल बेहद चालाक और काया इंसान था। उसने फूलवती को इंतहाई चाहने के बावजूद एक खास हद तक रखा हुआ था और उसे उतना ही कुछ सिखाया था जो उसके ख्याल के मुताबिक फूलवती के लिए काफी था। आमतौर पर जाशाल हसीन से हसीन लड़कियों को अपने पास रखता था। उन लड़कियों को वो हद से ज्यादा इज्जत और मर्तबा देता था, मगर जब उसका उन लड़कियों से दिल भर जाता तो वो उन्हें निहायत बेरहमी और बेदर्दी से कत्ल करा देता था और उनकी लाशों के टुकड़े करके जंगल के दरिंदों को खिला देता था।
फूलवती से भी जब उसका दिल भर गया तो उसने उसके भी कत्ल के अहकाम दे दिए। लेकिन उन दिनों जंगल में उसके पास फॉरेन एजेंट मास्टर पाकेशिया से चंद हसीन लड़कियों को लेकर जाशाल को तोहफे में देने के लिए लाया था। जाशाल मास्टर के लाए हुए तोहफों से बहुत खुश होता था और उसे मुंह मांगा इनाम देता था। मास्टर ने फूलवती को देखा तो उसे अपने लिए पसंद कर लिया और जाशाल से इनाम के तौर पर अपने लिए मांग लिया। जाशाल को भला क्या एतराज हो सकता था। उसने फूलवती को मास्टर के हवाले कर दिया। मास्टर ने जाशाल और हुकूमत से इजाजत हासिल की और फूलवती को लेकर पाकेशिया आ गया। उसने फूलवती को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के साथ साथ फॉरेन एजेंट के तौर पर उसको ट्रेनिंग देने लगा। फूलवती उसकी उम्मीद से ज्यादा ज़हीन, चालाक और तेज लड़की थी। बहुत जल्द उसने हर काम को समझ लिया था और फिर उसने पाकेशिया में रहकर काफिरिस्तान के मफाद में ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिन्हें देखकर बॉस मास्टर इश कर उठा था। इसलिए अब वो पाकेशिया में तकरीबन हर मिशन के लिए सबसे पहले फूलवती का ही इंतखाब करता था। इस वक्त फूलवती अपने फ्लैट में थी और टीवी पर एक एक्शन फिल्म देख रही थी कि अचानक दूसरे कमरे में पड़े हुए फोन की घंटी बजने लगी। फूलवती चौंक पड़ी। उसने रिमोट कंट्रोल से टीवी की आवाज बंद की और एक झटके से उठ खड़ी हुई। दूसरे कमरे में आकर उसने जल्दी से फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, सलमा स्पीकिंग, उसने निहायत शाइस्ता लहजे में कहा। उस फ्लैट में वो सलमा जबीन के नाम से मकीन थी। बॉस मास्टर ने उसी नाम से उसके लिए तमाम कागजात बनवा रखे थे। मास्टर बोल रहा हूँ। दूसरी जानिब से बॉस की मखसूस आवाज सुनाई दी। यस बॉस, हुक्म, फूलवती ने मौदबाना लहजे में कहा। महाप्रभु की कॉल आई थी। वो तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं, जल्द से जल्द उन्हें कॉल कर लो। दूसरी तरफ से बॉस की तहकुमाना आवाज सुनाई दी। महाप्रभु का सुनकर फूलवती के आसाब तन गए। उसके दिलो दिमाग में यकलक सरशारी की लहरें से दौड़ गई थी। महाप्रभु जाशाल का मखसूस कोड था।